हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? आप लोग अपने रिस्पांस देने के लिए चैट बॉक्स का यूज कर सकते हैं, या फिर आपको नीचे स्क्रीन पर देखोगे तो एक हैंड रेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। उसको आप क्लिक करोगे तो यहाँ से माइक आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप माइक के थ्रू भी बात कर सकते हो। तो जैसे आप लोग कंफर्टेबल हो उस तरह से अपने डाउट्स आप पूछ लेना। ठीक है भाई, डाउट्स पूछते समय थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि जब हम कोई टॉपिक करेंगे तो उस टॉपिक के बीच में मतलब माइक ऑन ना करके, या तो आप चैट में लिख लो, चैट में भी मत लिखो तो बेटर है। जैसे हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो मैं आपसे खुद ही कुछ समझाने के बाद मैं आपसे खुद ही पूछ लूंगा वहां पर कि आपको क्या उसमें से कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। उसके बाद आप अपना रिस्पॉन्स आप देंगे, क्योंकि आप देंगे तो डिस्टरबेंस होती है, तो उससे आपका जो फ्लो है वो खराब होता है। यश मृदुल। हाँ मृदुल बोलो, अपने माइक ऑन किया था। ठीक है। और हम जो यहाँ पर काम करेंगे अभी क्रैश कोर्स में, देखो पूरे मैथमेटिक्स जो है आपका उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट हो गया आपका नॉन कैलकुलस, और दूसरा पार्ट हो गया आपका कैलकुलस। तो इसमें से जो नॉन कैलकुलस है आपका, ये 65 मार्क्स का है और ये 15 मार्क्स का है। तो पहले हमारा टारगेट होगा कि हम ये 65 मार्क्स कवर करेंगे, क्योंकि ये 65 मार्क्स कवर करना एज कंपेयर टू दिस, ये थोड़ा सा आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, टॉपिक्स इसके अंदर ज्यादा है लेकिन नंबर ऑफ डेज आप देखोगे तो लगभग लगभग बराबर से लगेंगे। ये 15 जो नंबर है, जितने दिन इसमें लगेंगे उससे थोड़ा 2-4 दिन एक्स्ट्रा लगा लो, इसमें इसके अंदर लगेंगे। और 40 डेज की जो हमारी क्लासेस रहेंगी उसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि 30 से 32 क्लासेस के अंदर आपका सिलेबस पूरा खत्म करें। और सिलेबस खत्म करने का मतलब ये नहीं कि हमें बुलेट ट्रेन की तरह भागना है। ठीक है, तसल्ली से समझेंगे, कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ मैं आपको जो आपकी बुक है एम एल अग्रवाल, जो आप मेन बुक ज्यादातर स्कूल्स में वही लगी है, तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको सारा कंसेप्ट में क्लियर करूंगा। ठीक है, उसके बाद आप जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है या बाकी जो एग्जाम्पल्स बचेंगे उनको आप ट्राई कर सकते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने में अगर आपको कुछ कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो पहले आप क्या काम करेंगे, पहले जो अपने यूट्यूब वीडियोस है उससे आप उसको रेफरेंस एक बार देखेंगे कि किस तरह से वहां समझाया गया है। अगर वहां से समझ में आ जाता है वेल एंड गुड, अगर समझ में नहीं आता तो नेक्स्ट क्लास में आप अपना डाउट वो पूछ लेंगे। ठीक है, वीडियोज आपको इसलिए देखनी है ताकि हमारा टाइम थोड़ा सेव हो सके, क्योंकि हमारे पास अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम पूरा सिलेबस क्लासेस के अंदर कवर करें। तो हम पहले यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट करेंगे, साथ साथ एग्जाम्पल्स आपको समझाता चलूंगा मैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज और क्वेश्चंस जो है वो ट्राई करने हैं। उसमें अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चन में कोई दिक्कत आता है तो आप यूट्यूब वीडियो से पहले एक्सरसाइज की सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो वो आप देख लेंगे। और उसके बाद अगर कोई फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो उसको आप क्लास के अंदर नेक्स्ट डे पूछ लेंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, या हम डाउट्स को एंड में भी ले सकते हैं, जैसा आप लोग कंफर्टेबल फील करो कि अपनी क्लास के एंड में हम डाउट ले लें। तो जैसा भी वो होगा क्लास के अंदर, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो सब हम कर लेंगे। ठीक है, तो अब सभी को बस यही कोशिश करनी है। क्रैश कोर्स आप लोगों ने देखो ज्वाइन किया है तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो आप लोग रिवीजन के लिए ज्वाइन किया है, या अभी तक बहुत ज़्यादा आपने नहीं पढ़ा। ठीक है, एक मतलब एक रैपिड कोर्स की तरह आप कह सकते हो कि उसके अंदर आपको कम डेज के अंदर ज़्यादा काम आपको करना है।
तो आप सभी को ये इंश्योर जरूर करना है कि जितना काम हम क्लास में करें उतना काम आप साथ साथ जरूर कर लें, उसको बैकलॉग ना बनने दें। क्योंकि आपके पास अब स्कूल की मेरे ख्याल आई थिंक किसी की बाउंडेशन ऐसी होगी नहीं कि स्कूल आप लोग जाते होंगे, प्रैक्टिकल्स आपके होंगे जनवरी के अंदर, तो वहां आपको टाइम देना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो कि आप अभी से बैकलॉग बना लें तो जनवरी के अंदर फिर आपको ज्यादा दिक्कत हो जाए, क्योंकि क्लासेस डेली होंगी, ठीक है, संडे को छोड़कर। या कोई अगर किसी वजह से अगर क्लास बीच में नहीं ले पाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन लगभग क्लासेस हमारी डेली होंगी। तो इसलिए आपको डेली डेली इतना ही काम करना है जितना मैं काम करा दूंगा आपको क्लास के अंदर। 1 से 1.5 घंटे के बीच में हमारी क्लास रहेगी, तो जितना काम मैं आज यहाँ पर आपको करा दूंगा उतना ही काम आपको कम से कम जरूर करके रखना है। बस इतना आप लोग मेरा साथ दे देना, ठीक है। तो जो मार्क्स आप चाह रहे हो अपने लिए कि भाई हाँ मेरे को कम से कम इतने मार्क्स लेकर आने चाहिए, उतने मार्क्स आपके डेफिनेटली आ जाएंगे। बस ईमानदारी से इतना काम जरूर करना कि जो हम आज क्लास में करेंगे उसको आप एक बार घर पे बैठकर प्रैक्टिस जरूर कर लें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे आज। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा नॉन कैलकुलस का नंबर क्वांटिफिकेशन, यानी जो पहला चैप्टर है आपका, उसके अंदर भी जो पहला टॉपिक है वो है कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो। किसी को कुछ पूछना हो कोर्स के बारे में या कुछ और डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लो पहले, उसके बाद फिर हम स्टार्ट कर लेंगे। अगर वीडियो कहीं बीच में ब्लर हो रहा तो मुझे बता देना, उसका फोकस कई बार आउट हो जाता है, तो उसको सेट कर लेते हैं, जैसे अभी हमने सेट कर लिया। बुक बेटा आपने आज ज्वाइन किया है तो आपकी बुक कल डिस्पैच होगी। जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया था उनकी बुक डिस्पैच हो गई है मेरी साइड से। तो होपफुली सभी के पास 5-6 दिन का लगभग टाइम होता है एवरेज, किसी के पास जल्दी भी आ सकती है, किसी के पास 1-2 दिन लेट भी हो सकती है, ठीक है। अभी आप बुक को रख दे संभाल के, क्योंकि वो सैंपल पेपर है। अभी आप बुक को रख दे संभाल के। सैंपल पेपर करने का फायदा जब होगा जब हम सिलेबस पूरा कर लेंगे, ठीक है। इसलिए अभी बुक की टेंशन अभी मत लो। जिसके पास पहुंच गई है ठीक है, जिसके पास नहीं पहुंची है वो कुछ दिनों के अंदर पहुंच जाएगी। तो देखो मॉडुलो अर्थमेटिक के अंदर हम करते क्या है, ये कुछ नई चीज है नहीं। ये आप लोग छोटी क्लासेस से करते आ रहे हो। बस थोड़ा सा वहां पर लिखने का, पढ़ने का, समझने का जो तरीका था ना उन क्लासेस में थोड़ा सा अलग था, ठीक है। वहां पर हम जैसे नॉर्मल डिवीजन जब हम करते थे, सपोज आप 7 को डिवाइड कर रहे हो, आपने 3 से डिवाइड किया, 3 2 6, रिमाइंडर आ गया 1। इस तरह से हम डिवाइड करते हैं। तो इसमें ये आपका डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया, ये क्वोशिएंट हो गया और ये रिमाइंडर हो गया। तो जब हम इस 7 को हम लिखते थे तो हम ऐसे लिखते थे 7 इक्वल्स टू 3 × 2 + 1। ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लिखते थे। ये जो रिमाइंडर हमारा होता है, ये रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, ठीक है। तो अब इसी चीज को जब हम कांग्रेस मॉडुलो या मॉडुलो अर्थमेटिक में लिखेंगे, तो मॉडुलो अर्थमेटिक क्योंकि अर्थमेटिक ऑफ रिमाइंडर होता है, तो यहां पर जो रिमाइंडर होगा इसका रोल इंपॉर्टेंट होगा, इसका रोल इंपॉर्टेंट यहां पर नहीं है। क्वोशिएंट क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, ठीक है। इसलिए इसको हम अर्थमेटिक ऑफ रिमाइंडर या रिमाइंडर अर्थमेटिक भी बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब इस चीज को लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखने वाले हैं यहाँ पर 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड। पहले मॉडुलो अर्थमेटिक का तरीका बताता हूँ, कांग्रेस मॉडुलो का बाद में। 7 को हमने डिवाइड किया 3 से, तो लिखेंगे 7 mod 3, ठीक है। किसके बराबर इसकी वैल्यू आएगी, जो इसका रिमाइंडर आया। रिमाइंडर कितना आया 1। तो इसमें क्वोशिएंट कितना आया कितना नहीं आया यहाँ पर हमें कुछ लिखने की जरूरत है नहीं। डिविडेंड ये हो गया, डिवाइजर ये हो गया और रिमाइंडर ये हो गया। तो जब भी आप मॉडुलो अर्थमेटिक में किसी भी टर्म्स को लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, इक्वल्स टू में जो रिमाइंडर आएगा उसका वो यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। अब रिमाइंडर में जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि जो रिमाइंडर होता है वो डिविडेंड से छोटा होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी, मतलब रिमाइंडर 0 आ सकता है या 0 से बड़ा कोई कुछ भी आ सकता है। और उसकी जो वैल्यू है मॉड ऑफ बी से छोटी होगी।
अब मॉड ऑफ भी यहाँ पर हमने क्यों लगा दिया, क्योंकि अभी हम माइनस वाले नंबर से भी डिवाइड करेंगे। अभी तक तो नॉर्मली हम प्लस वाले नंबर से डिवाइड करते थे, तो छोटी क्लासेस में आपको यहाँ पर ये मॉड वर्ड का कंसेप्ट नहीं बताते थे। तो सिंपल बात होती है कि भाई ये वाली जो वैल्यू है इससे छोटी आनी चाहिए। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये वाली जो वैल्यू है इसकी मॉड वैल्यू से छोटी आनी चाहिए। जैसे अगर हम -3 से डिवाइड करने बैठ गए तो -3 को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे उसकी मॉड वैल्यू। तो उसकी मॉड वैल्यू हो जाएगी +3। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो +3 से हमारी छोटी वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई सभी को। इसको हम क्लॉक अर्थमेटिक भी बोलते हैं, क्योंकि क्लॉक अर्थमेटिक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है कांग्रेस मॉडुलो का। क्योंकि कांग्रेस मॉडुलो के अंदर हम जो इसमें काम करते हैं वो वहां पर काम करते हैं जहां पर सिस्टम रैप अराउंड काम करता है। रैप अराउंड का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू तक जाना, उसके बाद फिर दोबारा स्टार्ट होना। जैसे क्लॉक हमारी 12 है, अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग बात करें तो पहले 12 पे गई, 12 के बाद फिर 1 बजता है। अगर हम इंटरनेशनल स्टार से भी बात करें तो दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो नेक्स्ट आवर हमारा 25 नहीं होता, नेक्स्ट आवर हमारा 1 आवर होता है। तो इसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्लॉक का होता है, इसलिए इसे क्लॉक अर्थमेटिक भी बोल दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें जब हम डिवीजन करेंगे तो ये कुछ 4 केसेस आपके बनेंगे। पहला केस में क्या है, ए और बी दोनों पॉजिटिव है, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया। माइक बेटा किसने ऑन किया था? ऑन करो माइक, तो पूछो जो पूछना है आपको। और अभी मैं व्हाट्सएप देख रहा था, व्हाट्सएप सभी ने अभी ज्वाइन नहीं करा है, तो व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि जो भी क्लास में जो भी हम काम करेंगे इसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, और जो भी अपडेट्स होंगी वो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लगातार मिलती रहेंगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 7 को डिवाइड किया था 3 से, हमारे पास ये रिमाइंडर आया था। तो इसमें हमने लिख दिया भाई 7 mod 3 इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर a ग्रेटर देन 0 लेकिन b नेगेटिव, b यहां पर क्या है, a यहां पर क्या है, a यहां पर डिविडेंड जो अंदर आप लिख रहे हो, b क्या है यहां पर डिवाइजर। तो यहां पर अगर a बड़ा है मतलब 7 है और b नेगेटिव है यानी -3 है, तो -3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास यहां पर 6 आ जाए? तो -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो +6 आ गया। 7 में 6 माइनस करोगे 1 रिमाइंडर आ गया। तो यानी अगर हम 7 को -3 से डिवाइड करते हैं तो भी हमारा रिमाइंडर 1 आ रहा है। अगर दोनों ही वैल्यू नेगेटिव हो जाए, यहां पर -7 ले लिया हमने, यहां पर -3 ले लिया। जब माइनस वाले नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो और अंदर भी आपके पास माइनस वाली टर्म है, तो अगर हम यहां पर ऐसे लिखे भाई -3 इंटू में 2 -6, तो ये गलत है। क्योंकि रिमाइंडर का जो डिवीजन का कंसेप्ट क्या होता है, डिवीजन के कंसेप्ट में होता है कि अगर ऊपर 7 है तो नीचे 7 से छोटी वैल्यू आनी चाहिए, उसके बाद हम इसमें से इसको माइनस करते हैं। तो यहां पर अगर मैं ऐसे लिखता हूं, -7 की नीचे यहां पर -6 लेता हूं, तो माइनस में क्या होता है कि अगर आप यहां इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करोगे तो -6 बड़ा होता है, -7 छोटा होता है। तो ये जो कंसेप्ट होता है डिवीजन का, उस पर ये अभी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो मैं यहां जो वैल्यू लिखनी है वो इससे छोटी लिखनी है, तो हमें यहां पर 2 की जगह 3 लेना चाहिए, ताकि नीचे हमारे पास आ जाए -9। ठीक है, -7 से छोटा -6 नहीं होता है, तो -7 से छोटा -9 लेना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या होता है कंसेप्ट में कि भाई हम इसमें से इसको डिवाइड करते हैं और माइनस करते हैं। अब बचपन से हमें सिखाया गया है, लेकिन हमें ये नॉर्मली ये नहीं बताया जाता कि यहाँ पर आप माइनस साइन लगाओ। हमें बस ये स्टार्टिंग से मतलब एक आदत लगा लो या कुछ लगा लो, हमें टीचर्स ने बताया भाई इसमें से इसको माइनस करते हैं तो नीचे 1 आ जाता है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा दिमाग में रखनी है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो सकता है कि 7 में से आपको 6 को माइनस करना होता है। लेकिन अगर नीचे वाली वैल्यू ऑलरेडी माइनस में हो तो क्या करेंगे? अगर नीचे वाली वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है, तो जब आप इसमें से इसको माइनस कर रहे हो, मतलब ये मतलब हुआ इसका कि आपको इसको इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये माइनस माइनस मिलकर दोनों
प्लस बन जाएंगे और आंसर इसका आएगा 2। तो इसका आंसर 2 आएगा, ठीक है। या 16 मत कर देना गलती से भी। माइनस वाले नंबर को जब आप माइनस करोगे तो दोनों माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो नीचे वाला नंबर प्लस हो जाएगा, ऊपर वाला नंबर माइनस है, तो 9 माइनस 7 इक्वल्स टू 2। तो यहां पर हम लिखेंगे भाई -7 को अगर हम डिवाइड करते हैं -3 से तो रिमाइंडर आ रहा है हमारा 2। लास्ट केस में अगर ए आपका नेगेटिव है, यानी ये नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है, तो अब यहाँ पर 3 पॉजिटिव है लेकिन अंदर तो नेगेटिव ही है, तो अंदर तो हमें नेगेटिव वाला नंबर ही लाना पड़ेगा। तो फिर हम यहाँ पर 3 की जगह -3 ले लेंगे, 3 3 जा 9, रिमाइंडर इसका 2। यानी -7 को डिवाइड करेंगे हम 3 से तो रिमाइंडर आएगा हमारा। ठीक है, अब मुझे बताइए चारों केसेस सबको क्लियर है कैसे डिवाइड करना है? और ये मत समझना कि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। लास्ट ईयर ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें माइनस वाले नंबर को ये वाला केस था, माइनस वाले नंबर को प्लस वाले नंबर से डिवाइड करके आपसे वैल्यू पूछी गई थी, एमसीक्यू में क्वेश्चन आया था। कांग्रेस मॉडलों से क्वेश्चन आपके छोटे छोटे आएंगे, 1 नंबर 2 नंबर या मैक्सिमम मैक्सिमम कोई बड़ा दे दिया थोड़ा बहुत तो 3 नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, इनका आंसर जरा चैट बॉक्स में मुझे बताओ फटाफट। नंबर वाली से बता दो सबके आंसर, या सबके छोड़ो, एक फर्स्ट का आंसर बताओ मुझे, एक सेकंड का आंसर बताओ, एक फोर्थ का और एक फिफ्थ का। इन चारों के आंसर बताओ फटाफट। कोमा डाल के लिख दो ऐसे, जैसे फर्स्ट का अवयव ने बताया 1 आ रहा है, फिर कोमा डाल के दूसरे का आंसर, फिर कोमा, फिर तीसरे का आंसर, फिर कोमा, चौथे का आंसर, ऐसे लिख दो। हेलो हेलो। हाँ भाई। हाँ क्लास है भाई। वही 9 9:30 तक। हम्म। अच्छा सोमवार है, हाँ तो थोड़ा अच्छा, चलेंगे 9 बजे के बाद चलते हैं। ठीक है, जिसको अभी भी क्लियर नहीं हुआ, कुछ मृदुल, कृष्णा, व्योम ये आंसर दे रहे हैं। ठीक है, बाकी साइलेंट मत रहो। समझ में नहीं आया तो ये बताओ कि समझ में नहीं आया, समझ में आया तो फिर रिस्पॉन्ड करो। जैसे यहाँ पर 21 है, 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 10 जा 20 सीधा हो जाएगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा आपका 1। यहाँ माइनस वाला नंबर है, माइनस वाले नंबर को जब आप डिवाइड करोगे 5 से तो यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको -2, -10 हो गया, तो इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो 2 यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा। और 8 इंटू 7 यहाँ पर 56 हो गया, 56 को अगर आप 6 से डिवाइड कर दो तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पर, 6 9 जा 54। और यहाँ पर 3 है, 3 को अगर आप डिवाइड करने जाओगे 10 से तो 3 तो ऑलरेडी इससे छोटा है, 3 तो ऑलरेडी 10 से छोटा है, तो इसका आंसर यही रहेगा, 3 मोर 10 की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो। तो जो अभी हमने पढ़ा वही चीज को एक दूसरे तरीके से यहां पर लिखा गया। हमने यहां पर अभी पढ़ा कि भाई ए मॉड एन की जो वैल्यू है वो आर है। ठीक है, ए को अगर हम एन से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा आर आ रहा है। तो इसी चीज को मैं यहां दूसरे तरीके से लिख दूं कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू आर मॉड एन। इसी चीज को हमने क्या करा, ये मॉडुलो अर्थमेटिक हो गया, ये कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो हो गया। यहाँ पर तीन इक्वल्स, ये इक्वल्स कॉन्ग्रुएंस का साइन आ गया, तीन बार यहाँ पर लाइन है ये, तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंस का साइन। तो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू आर मॉड एन। ठीक है, यहाँ डेफिनेशन में आर को यहाँ पर बी लिखा हुआ है इन्होंने, तो यहाँ भी अगर बी लिख ले बात एक ही है वो। तो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन। तो बस लिखने का फर्क है, बाकी चीज वही है। ठीक है, दूसरा अगर हम बाय डेफिनेशन बात करें तो यहां पर कहता है कि भाई ए और बी अगर दो इंटीजर हैं, ये ए और बी दो इंटीजर हो गए, एंड एन बी एन इंटीजर ग्रेटर देन वन। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना कि जो एन आएगा यहां पर वो ग्रेटर देन वन होना चाहिए, क्योंकि वन से तो यहाँ सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे, तो सभी का जो आंसर है, सभी का रिमाइंडर है, वो जीरो ही आना है। ठीक है, तो यहां पर जो वैल्यू होती है एन की वैल्यू वो ग्रेटर देन वन ली जाती है। इज सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन इफ एंड ओनली इफ एन डिवाइड द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। मतलब ये कह रहा है कि अगर हम ए और बी का डिफरेंस निकालें, इस ए बी को अगर मैं इधर ले जाऊं यानी ए माइनस बी कर दूं, तो ये जो वैल्यू आएगी इसको आप एन से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, इनका जो भी डिफरेंस आएगा उसको आप एन से डिवाइड कर सकते हो, वो एग्जैक्टली डिवाइड होगा ही होगा। जैसे अगर हम मान लो लिखते हैं कि 7 कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 4, कि 7 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 3 आएगा। ठीक है, 4 वन जा 4। तो अगर आप यहां से देखो, मैं इसको मैं इधर लाऊं 7 माइनस 3, तो ये क्या बन गया 4। 4 इससे डिविजिबल होगा। अब इस स्टेटमेंट को, ये चीज भी ध्यान आपको रखनी क्यों जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट ही रॉन्ग दे दी जाए। ये स्टेटमेंट मान लो, इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे ना लिखकर मैं इसको ऐसे लिख देता 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 4, और आपसे पूछता है कि इज दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता होगा कि भैया ए माइनस बी जो है वो इनसे डिवाइड होना है, ठीक है, या 7 को डिवाइड करने पर 4 से हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 2 नहीं आता, तो आप फिर फॉर्मेट देखोगे, फॉर्मेट क्या कह रहा है भाई ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन, हो गया काम। तो आपने अगर स्टेटमेंट को लिख दिया यहाँ पर ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका मतलब ये रॉन्ग आंसर हो गया, क्योंकि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए भाई 7 माइनस 2 आप करोगे तो 5 आ गया, 5 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट नहीं है, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहां से तीन चीजें आपके पास निकल कर आ गई। क्या, एक तो ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड, जो इस यहाँ पर जो मॉडुलो अर्थमेटिक है उसमें हम इसको ऐसे लिखते हैं, और एन की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। तीसरा, ए माइनस बी जो भी आएगा आपका उसको आप एन से डिवाइड कर सकते हो, एग्जैक्टली वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर ये तीनों चीजें? कोई डाउट हो किसी को, कोई क्वेश्चन हो? हाँ, कांग्रेस मॉडलों का मतलब हुआ, जैसे हम लिख रहे थे अभी तक कि भाई ए को अगर हम एन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक रिमाइंडर आएगा। ठीक है, हमने रिमाइंडर को यहाँ पर लिख लिया बी, क्योंकि आपको बुक्स में देखोगे बाय डेफिनेशन आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलता है, तो हमने इसको उसी फॉर्मेट में लिख लिया ताकि कंफ्यूजन आपको क्रिएट ना हो। ए को अगर हमने एन से डिवाइड किया तो आपको बी रिमाइंडर मिल गया। तो इसका मतलब ये होता है, इसको अगर हम कांग्रेस मॉडलों के तरीके में लिखेंगे
कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो के तरीके में लिखेंगे अगर हम इसे, तो ये लिखा जाएगा a इज कॉन्ग्रुएंट टू, जो रिमाइंडर होगा वो इधर आ जाएगा, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n। अब यहां पर ना खाली रिमाइंडर नहीं आता है, और भी वैल्यू यहां पर आ सकती है, इसलिए हम यहां पर कॉन्ग्रुएंट यूज करते हैं। जैसे मान लो अगर हम लिख रहे हैं किसी इसमें, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है कि 49 इज कॉन्ग्रुएंट टू 14 मॉड 5, तो अगर मैं 49 को 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 14 नहीं आएगा, रिमाइंडर इसका क्या आएगा, 49 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड 5, ऐसे भी आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप इसको लिखो ऐसे 9 मॉड 5, या आप इसको लिखो ऐसे 19 मॉड 5, तो यहां पर ये सारी स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहां पर आप अगर देखोगे, यहां पर हर एक केस के अंदर ऐसा हो रहा है कि 49 में से 14 में माइनस करके जो भी नंबर आएगा 35 वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर भी जो नंबर आएगा 45 वो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ भी जो नंबर आएगा 40 वो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 30 ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंसी में जैसे हमने ट्राइंगल में पढ़ा था कि भाई ट्राइंगल, कई सारे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, तो उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होती है, एंगल होती है, वो सब हम चेक करते हैं। ऐसे यहाँ पर आपको जो वैल्यू है वो कैसे चेक करनी है, भाई ये कॉन्ग्रुएंट वैल्यू है या नहीं। आप देख लो भाई इनका रिमाइंडर जो है वो इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो इससे डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, तो ये सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, लेकिन ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है क्योंकि डिफरेंस इसका 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यहां पर 14, 4, 9, 19 ऐसे और भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ये सारी कॉन्ग्रुएंट वैल्यू है। किसके लिए, 49 मॉड 5 के लिए। ठीक है, तो यहां पर हमेशा रिमाइंडर नहीं आएगा, लेकिन मोस्टली केसेस में हम रिमाइंडर ही यूज करेंगे। क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो मोस्टली केसेस में रिमाइंडर ही हम यूज यहां पर करेंगे। अरे वो तो क्वेश्चन में बोलेगा ना बेटा। आपका नाम आदर्श है ना शायद, या ऐप पे आपने रजिस्टर कुछ अजब ही नाम से किया हुआ है। वो क्वेश्चन के अंदर बताएगा कि आपको भाई क्या लेना है, यहाँ पर 24 लेना है या मोड 5 लेना है, मोड 6 लेना है, वो क्वेश्चन के अंदर होगा। देखो यहाँ पर जैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जिसमें आपको एक्स की एम की वैल्यू निकालनी होती है, इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज, मतलब एक वैल्यू नहीं, एक से ज्यादा वैल्यू यहाँ पर आ सकती है। और कंडीशन क्या है, एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 मॉड 5, एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 मॉड 5। इसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको क्या तरीका क्या यूज करना है, आपको सिंपल, अब जो पहले सब्जेक्टिव तरीके से बताता हूँ कैसे करना है। इस 12 को इधर लाएंगे, x माइनस 12, ये जो भी वैल्यू आएगी डिविजिबल बाय 5 होगी बाय डेफिनेशन। मृदुल क्या लिख रहे हो, 22? अच्छा, इसका आंसर आप बता रहे हो। आंसर एक नहीं होगा ना, सेट ऑफ वैल्यूज है तो कई सारे आंसर होंगे। तो x माइनस 12 इज डिविजिबल बाय 5, ये मतलब हुआ इसका। तो यानी x माइनस 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 12 इक्वल्स टू 5k, वेयर k इज एनी इंटीजर। जैसे अगर हम मान लो लिखते हैं, हमने लिखा 16, हमने कहा 16 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे 2 इंटू समथिंग। ठीक है, अगर हम कहें भाई ये 16 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 4 इंटू आगे जो भी आना है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो नंबर तो यहां पर आएगा ही आएगा। उसके बाद जो दूसरा नंबर है वो कुछ भी इंटीजर आ सकता है। तो जब हम यहां पर ये कह रहे हैं कि ये वाला नंबर 5 से डिवाइड होगा,
तो 5 तो यहाँ पर आएगा ही आएगा। 5 के साथ यहाँ पर कोई और इंटीजर आ सकता है, उसके बारे में अभी हमें नहीं पता। तो 12 को इधर ले जाओ, तो हो जाएगा 5k प्लस में 12। अब आपको यहाँ पर बारी बारी से k की वैल्यू रखनी है, 3-4 वैल्यू रखकर एक आपको सीक्वेंस पता लगा लेना है कि सीक्वेंस आपका क्या बनेगा। जैसे हमने रखा है यहाँ पर k को 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 5 इंटू 0, 0 हो जाएगा, 12 आ गया। और अपने k को रखा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 1, 5 प्लस में 12, 17 हो गया। अगर हमने k को रख लिया 2, तो x हो जाएगा आपका 2 इंटू 5, 10 प्लस में 12, 22। एक आध वैल्यू माइनस की रख लो, ठीक है, -1 रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा -5 प्लस 12, ये हो जाएगा 7। तो हमारे पास एक सीक्वेंस बन गया, ठीक है। इसमें सबसे छोटी वैल्यू वैल्यू देखो 7 है, फिर उसके बाद 12 है, फिर 17 है, फिर 22 है। लेकिन ये खत्म नहीं हुई, इस तरह से हम और भी बहुत सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, इस साइड भी और इससे छोटी वैल्यू भी। और सेट के लिए ऐसे ब्रेसेस बना के छोड़ दो, ये आपका आंसर हुआ। जब ये सेट बोलेगा तो आपको ब्रेसेस में आंसर देना है, ठीक है। ये तो गया इसका रूटीन मेथड। अब इसके शॉर्टकट की बात कर लेते हैं, कैसे आपको निकालना है। ये क्लियर हो गया सभी को? इसमें कोई डाउट है तो बताइए। अब इसका जो शॉर्टकट है उसके लिए आपको क्या करना है, आप देखो यहां पर कि जो वैल्यू यहां पर आ रही है आपके पास, एक वैल्यू आप निकाल लो यहां से। जैसे यहां पर आपने 0 पुट करके एक वैल्यू आपके पास आ गई 12, ठीक है। ये आप सिंपल यहां पर जो वैल्यू दे रखी है अब वो भी लिख सकते हो, 12। उसके बाद क्या करना है आपको, अगर आपको इधर वैल्यू बढ़ानी है तो इसके अंदर जो मोड के साथ जो नंबर होता है 5, वो नंबर आप ऐड करते जाओ। 12, 5 17, 5 22, 5 27, इस तरह से जितनी मर्जी वैल्यू बढ़ा सकते हो। अगर आपको पीछे की तरफ जाना है तो माइनस करते जाओ, 12 में से 5 माइनस कर दो 7, 7 में से 5 माइनस करोगे 2। तो इस तरह से आप और जितनी मर्जी वैल्यू निकाल सकते हो। एमसीक्यू में आएगा तो आप ये तरीका यूज करो, अगर 2 या 3 नंबर में आएगा तो फिर आपको ये यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको बाद में करते हैं। अभी यहाँ पर भी एक्स है, तो एक्स को इधर लाओ। 39 माइनस एक्स इज डिविजिबल बाय 7, यानी 39 माइनस एक्स इक्वल्स टू 7k। इसमें एक्स को इधर ले जाओ क्योंकि एक्स यहाँ पर नेगेटिव हो रहा है, तो 39 माइनस 7k इक्वल्स टू एक्स। अब जैसे यहाँ पर हमने बारी बारी से वैल्यू पुट करी थी, ठीक है, इस तरह से वैल्यू आप पुट करोगे, तो जब यहाँ पर 0 पुट करोगे आप 39 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप 1 पुट करोगे तो 32 होगा। यहाँ पर वैल्यू बढ़ाने पर वैल्यू कम होगी क्योंकि माइनस का साइन है, तो यहाँ पर आपके पास 32 आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से और वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आप माइनस वाली वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर वैल्यू बढ़ेगी। जैसे आप -1 रखोगे तो -1 इंटू -7 प्लस 7 हो गया, तो 39 प्लस में 7 46। फिर नेक्स्ट आ जाएगा 53, इस तरह से वैल्यू चलेगी, ठीक है। अब इसमें भी आप सीधा शॉर्टकट कैसे यूज करोगे, यहाँ जो 39 है वो 39 लिखो। उसके बाद आप यहाँ 7 है, 7 एक बार माइनस कर दो एक बार प्लस कर दो, तो 7 आप माइनस करते जाओगे ये वैल्यू आती जाएंगी, 7 प्लस करते जाओगे वो वैल्यू आती जाएगी।
इस केस में आपको जो डिवाइजर है ना उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम बाय डेफिनेशन चलते हैं तो 147 माइनस 3 यानी 144 हुआ। 144 m से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, 144 इज डिविजिबल बाय m। अब यहां पर 144 के वो सारे फैक्टर आपको लिख लेने हैं जिससे आप 144 को डिवाइड कर सकते हो। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? अब दिमाग में आ रहा होगा सबसे पहले 1, कि 1 से तो सारे डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उस डेफिनेशन में क्लियरली था कि जो यहाँ मॉड के साथ जो भी नंबर होगा ये 1 से बड़ा होना चाहिए। तुम्हारे आंसर में 1 नहीं आएगा, हमारा आंसर स्टार्ट होगा 2 से। ठीक है, ध्यान रखना, छोटी सी बात है लेकिन आपका क्वेश्चन पूरा गलत कर देगी। 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर 4, इस तरह से जितने भी नंबर पॉसिबल होंगे जिनसे आप इसको डिवाइड कर सकते हो वो सारे नंबर लिखने, लास्ट में आ जाएगा 144। क्लियर यहां तक? किसी को कोई डाउट? हाँ व्योम, सारे नंबर लिखने पड़ेंगे। अगर एमसीक्यू में आएगा तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, उससे पता चल जाएगा। अगर सब्जेक्टिव में आएगा तो फिर सारे नंबर लिखने पड़ेंगे। नहीं, 3 के फैक्टर नहीं होंगे ना बेटा, 3 के थोड़ा ना होंगे। 3 के फैक्टर कहाँ है? टू भी आ रहा है यहाँ पर, 4 भी आ रहा है, फिर आगे 6 भी आ जाएगा, फिर 8 आएगा, 8 के बाद फिर 12 आएगा। ठीक है, इसका एलसीएम निकाल लेना, उससे आपको पता चलता जाएगा कौन कौन से नंबर आएंगे। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास इक्विवेलेंस क्लास या कॉन्ग्रुएंस क्लास। क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, थर्ड में बता रहा हूँ बेटा, मैं थर्ड में तो बता रहा हूँ मैं भी। 3 के मल्टीपल थोड़ी ना है ये दोनों क्वेश्चन और ये डिफरेंट है। इसमें आपसे m पूछा गया है, जो डिवाइजर है वो पूछा गया है। इसमें यहाँ पर जो इंटीजर्स आते हैं इन दोनों में, वो उनमें से कुछ पूछा गया है। तो ध्यान रखना, गड़बड़ मिक्स मत कर देना। ये वाला क्वेश्चन नॉर्मली इसमें एमसीक्यू में ही आएगा, इक्विवेलेंस क्लास और कॉन्ग्रुएंस क्लास। ये चीज भी आप जो अभी पढ़ते आ रहे हो वही चीज है। जैसे यहाँ पर कह रहा है द कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ ए मॉड एन, तो ए मॉड एन की जो वैल्यू है वो आपको निकालनी है। कॉन्ग्रुएंस क्लास को ऐसे शो कर देगा। आपसे क्वेश्चन में डायरेक्टली ऐसे भी पूछ सकता है कि फाइंड ए एन, यानी आपको क्या पता लगाना है कि ए को एन से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या क्या वैल्यूज आ सकती है। ठीक है, जैसे यहां पर है 3 mod 5, तो अगर हम इसको सब्जेक्टिव बना के चलेंगे तो सब्जेक्टिव बनाने का तरीका क्या भाई, 3 mod 5 को मैंने मान लिया कि ये ए है या के है, कुछ भी मान लो आप। ये लेट 3 mod 5 इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, मतलब 3 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर एक्स आ रहा है। अब कांग्रेस मॉडलों में आप इसको बना के लिखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स मॉड 5, ऐसे लिखते हैं। फिर ये तो चला जाएगा 3 माइनस एक्स इज डिविजिबल बाय 5, तो 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू 5k, 3 - 5k इक्वल्स टू एक्स। तो अब यहाँ पर आप वैल्यू लिख दो, जो जो वैल्यू आएंगी। तो आपने यहाँ पर वैल्यू ले ली पहले 3, फिर 3 के साथ
यहाँ पर के के साथ क्या नंबर आ रहा है आपका 5, यानी मॉड के साथ जो नंबर क्या है 5। 5 को आप बढ़ाते जाओ, 3 + 5 8, 8 + 5 13, 13 + 5 18, इधर से 5 कम करते जाओ, -2, -7, ये हो गया। अब जब इक्विवेलेंस क्लास या कांग्रुएंस क्लास का क्वेश्चन आता है ना, तो इसी चीज को एक दूसरे तरीके से भी और लिखा हुआ आपको मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको? आपके पास पहली वैल्यू 3 आ गई, उसके बाद हम इधर क्या कर रहे हैं, +5 कर रहे हैं, इधर क्या कर रहे हैं, -5 कर रहे हैं। तो इन दोनों को इकट्ठा करके ऐसे लिख दिया, 3 + -5। ठीक है, फिर अगली वाली वैल्यू में 5 और ऐड हो गया, मतलब 3 + -10। उससे अगली में 5 और ऐड हो गया, 3 + -15। तो ये आपने लिखा या ये आपने लिखा, ये दोनों सेम चीज है। इसमें बस हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को सॉल्व करके लिखते जा रहे हैं। इसमें हम मेथड बताते जा रहे हैं कि हम उसमें करते क्या है। एक बार हम प्लस करते हैं और एक बार माइनस करते हैं। 3 में +5 करोगे 8 आ जाएगा, -5 करोगे -2 आ जाएगा। ठीक है, 3 के अंदर 10 प्लस करोगे, यहाँ पर 13 हो जाएगा, माइनस करोगे तो -7 हो जाएगा। तो एमसीक्यू जब ऑप्शन आपको मिलेगा तो आपके पास आंसर ऐसे भी हो सकता है, आपके पास आंसर ऐसे भी हो सकता है। तो इसलिए दोनों तरीके से आपको पता रहना चाहिए कि आपके आंसर दोनों ही ठीक है। जब सब्जेक्टिव आप करोगे तो चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, दोनों आंसर आपके ठीक है। क्लियर सभी को यहां तक? एक ये क्वेश्चन है जो क्लॉक का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है। अगर इट इज करंटली 8 AM, अभी का जो टाइम है वो सुबह के 8 बजे का है। व्हाट टाइम इन AM और PM विल बी नेक्स्ट 500 आवर्स। तो अगले 500 घंटे के बाद जो टाइम आएगा हमारा, वो AM या PM में कितना टाइम होगा। तो आपको ये पता लगाना है कि ये जो 500 आवर्स है, ये एक दिन के हिसाब से अगर हम देखें तो कितने नंबर ऑफ आवर्स के इक्विवेलेंट है। जैसे अगर मैं बात करूं कि भाई मैं आपसे पूछूं कि अब से आपको 25 घंटे के बाद टाइम बताना है, तो आप सीधे सीधे क्या करोगे भाई, 24 घंटे का मतलब तो एक दिन हो गया। जैसे अभी मान लो अभी 8 बज रहे हैं, मैं आपसे कहूँ शाम को 8 बज रहे हैं, और अब से 25 घंटे बाद टाइम क्या होगा। तो आपने सीधा 24 घंटे का मतलब एक दिन तो आपने सीधा हटा दिया, यानी 24 घंटे के बाद तो वही 8 ही बजेंगे शाम के। उसके बाद एक एक घंटा एक्स्ट्रा आपका बच रहा है, तो आपने 8 में एक ऐड कर दिया, आंसर आ गया 9 PM। तो यहां पर इसी तरीके से आपको ये पता लगाना है कि जो ये 500 आवर्स है, अगर हम इसको एक दिन में नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से देखें तो इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या आएगी। तो उसके लिए हमें इसका मॉड 24 निकालना होता है। 500 मॉड 24, ये हम पता करेंगे कि भाई इसकी वैल्यू क्या आएगी, यानी इसका रिमाइंडर क्या आएगा। क्योंकि एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, तो 24 दूनी 48, 2 बचेंगे, जीरो उतार लोगे, 20 आएगा। यहाँ पर ये 20 क्वोशंट का खैर हमारा कोई काम नहीं, तो इसकी जो वैल्यू है वो 20 आ गई। इसका मतलब है कि जो 500 आवर्स है इज इक्विवेलेंट टू 20 आवर्स। तो हमें क्या करना है, जो हमारा टाइम है, अभी AM PM छोड़ दो, जो आपका टाइम है 8, उसमें आपको 20 ऐड कर देना है, अगर ये AM का टाइम है। ठीक है, तो 8 + 20 यानी 28 हो गया। अब इस 28 जो भी टाइम आपका ऐड हो गया आएगा, उसकी भी आप मोड 24 निकाल दो। तो ये बचेगा आपका 4। तो ये अगर आपका 12 से कम बचता है तो आंसर AM में आ जाएगा, अगर 12 से ज्यादा आएगा तो आपका आंसर PM में आ जाएगा। तो ये हमारा जो टाइम है, तो रिक्वायर्ड टाइम हो जाएगा 4
AM, यानी सुबह के 4 बजे के टाइम की ये बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर मान लो आ जाता 14 आ जाता, तो 14 का मतलब हो गया 12 + 2, यानी दोपहर के 2 बज रहे हैं। तो वहां पर लिख देंगे आंसर में 2 PM। अगर आवर्स में पूछेगा तो 14 आवर्स लिख के छोड़ देंगे खाली। अगर AM PM में पूछेगा, यानी इंटरनेशनल टाइम के हिसाब से पूछ रहा है या देसी टाइम के हिसाब से पूछ रहा है, तो उसमें आपको AM PM को देख लेना है कि 12 से कम है तो AM लगा दो, 12 से ज्यादा है तो उसको PM में कन्वर्ट करके फिर PM बना दो। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आती है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन इन मॉडुलो अर्थमेटिक। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और एक्सपोनेंट, 3 प्रॉपर्टीज है। अगर व्योम AM जो टाइम है आपका ये 4 की जगह 12 से कुछ बड़ा आ जाए, मान लो मैं रिमाइंडर कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि भाई रिमाइंडर मेरे पास मान लो 15 आ गया, अब मैं 15 AM या 15 PM तो लिख नहीं सकता, AM PM में तो 12 तक होता है। हाँ, अगर ये आवर्स में पूछ रहा होता, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से पूछ रहा होता, तो 15 आवर्स मेरा आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन अगर ये AM PM के हिसाब से पूछ रहा है, तो मुझे पता है कि भाई 12 बजे के बाद, 12 के बजे के बाद PM स्टार्ट हो जाता है, तो 12 में कितना ऐड करेंगे हम, 3 ऐड करेंगे। तो अगर 15 आपके पास रिमाइंडर आ रहा है तो आंसर आपका 3 PM हो जाएगा। ठीक है, 12 से बड़ा आएगा तो आपका आंसर PM में चला जाएगा। अगर 12 से छोटा रहेगा तो AM हो जाएगा, 12 आ गया ठीक तो वो नून हो जाएगा, 12 नून। और यहाँ पर आने के बाद जैसे ये 20 आवर्स आ गया मान लो सपोज, तो घड़ी देखनी तो ऑलमोस्ट सभी को आती है ही। तो आप यहाँ से भी अपना आंसर का आइडिया आप यहाँ से भी निकाल सकते हो कि अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और अब से 20 घंटे के बाद आपको टाइम देखना है। तो 20 घंटे के बाद मतलब 24 घंटे के बाद होता तो पूरा 8 होता। तो ये 4 घंटे कम की बात बोल रहा है, तो यानी 4 घंटे पीछे ले जाओ, 4 AM आपका आंसर हो गया। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। अब इन प्रॉपर्टीज के अंदर यहां पर कहता है कि अगर आपके पास A + B = C है, यानी A और B का सम करने पर एक वैल्यू C आ रही है, तो आप इसको A mod n प्लस B mod n इज कॉन्ग्रुएंट टू C mod n, सबके साथ आपने मॉड लगा दिया। यस कपिल। कपिल कुछ पूछना है? तो अगर आपने सबके साथ एन लगा, मॉड एन लगा दिया, तो यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन लगा देना है। ठीक है, बस पहली प्रॉपर्टी हमारी ये हुई। यस व्योम। माइक का ऑप्शन तभी आप दबाओ जब आपको कुछ माइक के थ्रू पूछना हो। जैसे बार बार माइक दबाओगे तो डिस्टर्ब होती है क्लास। और अगर आपके पास A + B mod n है, ऐसे दोनों का ऐड करके mod n निकालना है, तो आप इनको अलग अलग कर सकते हो, A mod n, B mod n। A इज कॉन्ग्रुएंट टू B mod n है, तो अगर आपने A के अंदर कुछ प्लस किया है, तो B के अंदर भी आप उसी नंबर को प्लस करोगे। दोनों के अंदर सेम चीज करनी है, जैसे बैलेंसिंग में हम करते हैं नॉर्मली। A कॉन्ग्रुएंट टू B mod n है, C कॉन्ग्रुएंट टू D mod n है, तो आप इन दोनों को ऐड करोगे A + C को, तो यहाँ B और D को भी आपको ऐड कर देना है। एन के साथ आपको कुछ नहीं करना, जो भी काम करना है वो इंटीजर्स के साथ करना है, ए और बी के साथ करना है। एन के साथ हमेशा वो एन ही रहेगा, उसको कुछ नहीं प्लस कर नहीं करना, कुछ उसके अंदर माइनस नहीं करना, मल्टीप्लाई नहीं करना।
तो अब इस प्रॉपर्टी के हिसाब से जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये सारे नंबर है, इन सारे नंबर को आपको 3 से डिवाइड करना है। तो प्लस में ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा काम नहीं आती है, क्योंकि प्लस में हम इजीली इसको प्लस कर सकते हैं और 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी लेकिन अगर प्रॉपर्टी के हिसाब से हमें करना है तो हम कैसे करेंगे? डिविजिबल बाय 3 का मतलब है कि आपको इन सबकी मोड वैल्यू निकाल लेनी है। तो आप सबको अलग अलग करो। 672 mod 3 प्लस 541 mod 3, 383 mod 3, 295 mod 3, 101 mod 3, 86 mod 3। अब यहां पर अगर आप इसको 3 से डिवाइड करते हो तो 3 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है अगर वो आपको पता है तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 के टेस्ट में क्या होता है, इन सबका सम देख लो कितना आ रहा है। 6 7 13 और 2 15, 15 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो इसका रिमाइंडर आ गया 0। तो यहाँ रिमाइंडर लिखते चलो, 5 4 9 और 1 10, इसको डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 1। इसमें 8 3 11 3 14, 2 रिमाइंडर आ गया। 9 और 2 11 5 16, 1 रिमाइंडर आ गया। यहाँ तो 2 रिमाइंडर आ गया। लास्ट में से भी 2 रिमाइंडर आ गया। आपको इन सबको ऐड कर लेना, जो रिमाइंडर आए हैं 0 +1 +2 +1 +2 +2, और इन सब की mod 3 वैल्यू निकाल देनी है। 2 2 4 5, 5 और 3 8, 8 mod 3, यानी आंसर आ गया आपका 2। यानी इन सारे नंबर्स को डिवाइड करके 3 से अगर आप डिवाइड करते हो तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो 2 आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी एडिशन में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होती, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई वाले सम इससे करोगे ना तो ये बहुत बेनिफिशियल है। मल्टीप्लाई के अंदर भी जो प्रॉपर्टीज है, यही सारी प्रॉपर्टीज है। जहां पर प्लस का साइन है वहां पर मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो गया, इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर a इंटू बी है तो a mod n इंटू बी mod n हो गया। यहाँ पर अगर आपने a के साथ मल्टीप्लाई करा है k को, तो b के साथ भी k को मल्टीप्लाई कर देंगे। a इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod n है और c कॉन्ग्रुएंट टू d mod n है। तो a को अगर आपने c से मल्टीप्लाई करा है तो b को भी आपको d से मल्टीप्लाई करना है। सेम प्रॉपर्टीज है, लेकिन बस प्लस की जगह यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पर अब देखो, जैसे ये नंबर है, इस नंबर को आपको 5 से डिवाइड करना है। तो मैं इन सबको अगर मल्टीप्लाई करने बैठ जाऊं तो सारा टाइम तो इसी में लग जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में ही। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी बड़ी यूजफुल है। यहाँ पर आपको क्या करना है, वही अलग अलग कर दो। 783 mod 5 इंटू 657 mod 5 इंटू 594 mod 5 इंटू 432 mod 5 इंटू 346 mod 5 251 mod 5। तो यहाँ देखो, इसका 5 में जो डिवाइड आप करते हो लास्ट वाला नंबर आप देख लो, यहाँ पर 3 है तो रिमाइंडर इसका 3 ही आएगा। यहाँ 7 है, 7 को डिवाइड करोगे 5 से, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। यहाँ 4 आ जाएगा, इधर 2 आ गया, इधर 1 आ जाएगा, इधर भी 1 आ जाएगा। तो यहाँ इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 mod 5।
तीन दूनी 6, 24, 24 दूनी 48, 48 को डिवाइड करोगे 3 आंसर आ जाएगा। इसका रिमाइंडर आ गया 3। कोई डाउट यहां तक किसी को? कोशिश आपको ये करनी है क्लास में आप कोई भी डाउट लेकर ना जाओ। क्लास जब लीव करेंगे हम तो डाउट लेकर मत जाओ। कुछ छोटा मोटा रह गया तो उसकी आप रिकॉर्डिंग से बाद में देख सकते हो। रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल रहेगी अगले 6 महीने तक। ठीक है, और इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। जो पिछली 5 दिन की रिकॉर्डिंग है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो साथ साथ इनको डाउनलोड करते रहना ताकि बाद में आप इनको ऑफलाइन भी देख सको। 48 mod 5 3 हमने क्या लिखा है? 3 तो लिखा हुआ है। वो आप यहाँ भी लिख सकते हो, 3 आंसर यहाँ भी लिख सकते हो। हाँ कर सकते हो। जो बिल्कुल छोटे ऐसे नंबर हैं तो जरूर नहीं कि आप एक एक नंबर डिवाइड करके आप दिखाओगे। तो आप 28 mod 24 की जगह आप 20 ऐड करके उसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे ही उस तरह के क्वेश्चन ना सब्जेक्टिव में कम आते हैं, ऑब्जेक्टिव में ज्यादा आते हैं। तो वहां तो आप वर्किंग के जैसे मर्जी दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कहता है कि फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट। जब भी आप लास्ट 2 डिजिट निकालोगे तो इसका मतलब आपको मोड 100 फाइंड करना है। क्योंकि 100 सबसे पहला 3 डिजिट का नंबर होता है। उससे जितने भी पीछे नंबर आते हैं सभी को हम 2 डिजिट में लिख सकते हैं। तो आपको इसकी मोड 100 वैल्यू फाइंड करनी है। तो मेरे को 235 मोड 100 करना है और 6789 मोड 100 करना है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो यहाँ 45 आएगा और यहाँ करता हूं तो मैं 89 आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 45 इंटू में 89 मोड 100। अब 45 और 89 को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है? 5 9 जा 45, 5 8 जा 40 प्लस 4, 4 9 जा 36, 4 जा 32 और 3 35। तो ये आ गया 4005। ठीक है, अब यहाँ पर इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास लास्ट की 2 डिजिट लेनी। रिमाइंडर तो वैसे 5 आएगा लेकिन हमें 2 डिजिट में आंसर चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 05। वो ये उससे कंफ्यूज मत हो। ये 48 को 5 से डिवाइड किया तुमने, यहाँ रिमाइंडर लिख दिया 3। अब ये स्टेप छोड़ के आप सीधा ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर 3 लिख सकते हो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी लिख दोगे ठीक है। 3 आ गया, यहाँ पर 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा। यहाँ से कुछ कंफ्यूजन हो रही है तो छोड़ दो इसे, सीधा ऐसे लिख देना। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसकी मैं आपको एक दूसरी अप्रोच और बता रहा हूँ। रिमाइंडर जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जो रिमाइंडर है आपका वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। जीरो से लेकर जीरो जीरो या जीरो से बड़ा हो सकता है और मॉड ऑफ बी से छोटा हो, तो मतलब पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। तो आंसर तो आपका जो लास्ट में आएगा वो पॉजिटिव ही आना चाहिए। लेकिन हम नेगेटिव वैल्यू का यूज करेंगे अपने क्वेश्चन को आसान करने के लिए। ठीक है, आगे जैसे पावर वाले भी क्वेश्चन करेंगे हम, तो माइनस वाली जो वैल्यू है उसको भी हम यूज करेंगे इन प्रोसेस। फाइनल आंसर कभी भी आपका माइनस में नहीं होना चाहिए। तो कैसे आप यूज करोगे उसको? देखो, जैसे हमने ये वाला स्टेप जो लिखा था, इसके बाद
इसको मैं इससे डिवाइड कर रहा हूं तो 45, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर मैं इसको 89 नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मेरे को ये पता है कि भाई 89 अगर मैं लिखूंगा तो 45 और 89 को डायरेक्टली मेरे को मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो मुझे उसके लिए टाइम लगाना पड़ेगा अलग से, जैसे हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करा। चाहे आप कोई भी ट्रिक भी लगाओ, कुछ भी करो, तो आपको मल्टीप्लाई तो करना तो पड़ेगा ही। तो उसकी वजह मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मेरे को पता है कि यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो -11 भी आ जाएगा। कैसे आएगा? अगर मैं 100 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ, 600 आ गया। तो एक जो यूजुअल तरीका है वो तो यही है कि भाई मैं यहाँ पर 100 × 7 कर दूं, 700 आ जाएगा और रिमाइंडर इसका 89 हो गया। लेकिन मेरे को वो नहीं चाहिए, मेरा क्वेश्चन उससे मुश्किल हो रहा है, तो मैं इसको 7 की जगह यहाँ पर 8 ले लेता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा 800। अब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 800 बड़ा है, तो आंसर जो आपका माइनस में आ जाएगा, -11। तो रिमाइंडर इस तरह से मेरा -11 आ गया। अब उससे फायदा क्या हुआ कि आपको इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा, आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो। 45 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 495। और -495 को अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर या तो -95 आ जाएगा या फिर प्लस में 5 आ जाएगा। अब मेरे को रिमाइंडर +5 चाहिए था, मेरा आ गया यहां से, क्योंकि 100 इंटू -5 करूंगा, नीचे -500 आ जाएगा, और -49 में से -500 को माइनस करोगे तो +5 आपके पास रिमाइंडर बचेगा। तो इससे हमारा फायदा ये हुआ कि हमें ये वाला टाइम हमने सेव कर लिया। और ये जो प्रॉपर्टी होगी, जो माइनस वाला जो प्रोसेस होगा, ये आपके जो पावर वाले क्वेश्चंस होंगे उसमें बहुत काम आएगा। नहीं, लॉग बुक नहीं मिलती, आपको वैल्यूज मिलती हैं। हाँ व्योम, करना पड़ेगा बेटा कैलकुलेशन तो। इसमें लास्ट के 3 डिजिट पूछ रहा है, इसमें मोड 1000 कर देना। अब मोड 1000 में आपको यही तरीका यूज करना पड़ेगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट में वैल्यू आएगी। तो अगर आप नेगेटिव में भी ले आओगे तब भी मल्टीप्लाई डायरेक्ट तो होगा नहीं, तब भी मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, इसलिए इसमें माइनस वाले फंडे में पढ़ना ही बेकार है। तो यहाँ पर 2 3 4 आएगा, यहाँ पर 6 7 8 आएगा, उन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा आपका उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, वो आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो माइनस वाली टर्म्स को आपको यूज करना वाइजली, जहां पर आपको लगे कि हाँ इससे आपका क्वेश्चन आसान हो रहा है, वहां पर उसको यूज करो। तीसरी प्रॉपर्टी होती है एक्सपोनेंट की। एक्सपोनेंट में एक ही प्रॉपर्टी, भाई ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन है, तो आपने ए की पावर के कर दिया तो आपको बी की पावर भी के करना पड़ेगा, दोनों तरफ पावर आपको सेम करनी है। और क्वेश्चन ज्यादातर पावर वाले ही आते हैं। 3 की पावर 16 मॉड 4 हमें फाइंड करना है। अब 3 की पावर आप ऐसे आपको स्टार्ट करना है क्वेश्चन को कि आपके पास छोटी से छोटी वैल्यू रिमाइंडर में आए। जितनी छोटी वैल्यू रख के चलोगे उतना आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो अब मेरे को ये सोचना है, थोड़ा दिमाग ये मुझे लगाना है कि 3 की पावर में कितने से स्टार्ट करूं कि उसको अगर 4 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर मेरा 1 आ जाए। कोशिश करनी है कि 1 लाने की, 1 या -1। अगर ये दोनों इजीली आ रहे हैं तो हमें इसी की कोशिश करनी है। अगर मान लो 2 3 बार करने के बाद भी 1 या -1 नहीं आ रहा है तो फिर हम दूसरी वैल्यू को लेकर चलेंगे। लेकिन कोशिश यही करना है कि जितनी छोटी से छोटी वैल्यू आ सकती है उतनी छोटी से छोटी वैल्यू लेके चलो। तो 3 की पावर में जैसे अगर मैं 3 की पावर 1 करता हूँ तो 3 आ गया, 3 की पावर 2 करता हूँ तो 9 आ गया। तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि 9 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर यहां से मेरा 1 बचेगा।
तो मेरे को यहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करना सबसे बेस्ट है कि मैं यहाँ पर कैसे करूंगा। यहाँ पर यहाँ लिखता हूं मैं 3 की पावर 2 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4, यानी 3 की पावर 2 9 हो गया। 9 को मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर मेरा 1 आ रहा है। अब हम ये एक्सपोनेंट वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। आपको 3 की पावर 16 चाहिए, हमारे पास 3 की पावर 2 है ऑलरेडी है। तो पावर की जब हम पावर करते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी 3 की पावर 2 की पावर में 8 कर दूंगा तो ये 16 बन जाएगा। और यहाँ पावर 8 करिए तो यहाँ भी पावर 8 कर देंगे। तो 3 की पावर 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4। इसका मतलब क्या हो गया कि 3 की पावर 16 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो उसका जो रिमाइंडर है ये 1 आ गया। हाँ अदर्स, ये समझो, पहले कोशिश ये करो समझने की। आपको 3 की पावर 16 तक जाना है। अब 3 की पावर 16 तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर नहीं सकते, तो 3 की पावर मिनिमम से स्टार्ट करो कि मिनिमम पावर लेकर ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है कि जिसको सॉल्व करने पर 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आपका 1 आ जाए। तो मैंने स्टार्ट किया भाई, 3 की पावर 1 तो 3 होता है, 3 की पावर 2 जो होता है वो 9 होता है। 9 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 2 8, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट जगह है आपके इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने की। तो 3 की पावर 2 से मैंने स्टार्ट किया। 3 की पावर 2 मतलब 9, ठीक है। 9 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 1 आ जाता है। तो इसी चीज को मैंने 9 को बस यहां पर ऐसे लिख दिया 3 की पावर 2, क्योंकि मेरे को यहाँ पर 3 की पावर में चाहिए। तो 3 की पावर 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। अब पावर की मैंने पावर कर दी क्योंकि मुझे 16 तक जाना है, तो 3 की पावर 2 की पावर 8 कर दी तो 16 हो गया। हेलो, हाँ जी। ताला लगा दो बाहर, ताला वहीं छोड़ आया हूँ मैं। ताला वहीं पर ही है, अंदर ही है ताला। हाँ, दुकान पे दे जाना चाबी। आएगा आएगा, अभी बाद में आएगा वो। तो 3 की पावर 2 की पावर 8 हो गया तो 3 की पावर 16 हो जाएगा। तो 3 की पावर 16 को आप यहाँ पर 1 की पावर 8 करोगे तो 1 ही रहेगा, यानी 3 की पावर 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। ठीक है, इसको इसको समझते हैं। यहाँ पर कह रहा है फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 12 रेज़ टू पावर 12। लास्ट डिजिट निकालने के लिए हमेशा आपको मॉड 10 निकालना है। तो आपको क्या पता करना है कि भाई 12 की पावर 12 mod 10 इसकी वैल्यू क्या होगी। जब भी 2 डिजिट की बात करेगा तो आपको 100 से करना है, और 1 डिजिट की बात करेगा तो 10 से करना है, 3 डिजिट की बात करेगा तो 1000 से करना है। आदर्श ये वाला और समझो पहले, ठीक है, फिर एक बार फिर बताना मुझे। तो अब यहाँ पर देखो 12 की पावर 12 mod 10 मुझे निकालना है। अब इस केस में यहाँ भी इवन नंबर है, यहाँ भी इवन नंबर है। तो इवन नंबर को इवन नंबर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अब मेरे को यहाँ पर 1 पे फोकस ना करके उससे उससे बड़ा कोई नंबर, लेकिन छोटा, ठीक है, जैसे 2 हो गया। 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। मेरे को कोशिश करनी है कि 2 मैं लेकर आ जाऊं। अगर 2 बाई चांस नहीं आ रहा तो मैं 4 पे जाऊंगा। ठीक है, इस तरह से मुझे कोशिश करनी है। और 2 की पावर कहाँ तक जाना है, हमें 12 तक जाना है। तो हम किसी छोटी पावर से स्टार्ट करते हैं कि 2 की पावर अगर मैं 1 कर दूं और उसको मैं 10 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा, आपका रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो आप यहीं से स्टार्ट करो, इसको 2 की पावर 1 से स्टार्ट करो कि मैंने यहाँ पर 2 लिया और इसको मैंने 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मेरा 2 ही आया। अब 2 की पावर 12 सीधे मत बढ़ाओ, क्योंकि 2 की पावर 12 कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। या तो 2 की पावर आप 4 कर लो या 2 की पावर आप 6 कर लो।
टू की पावर 4 करोगे तो टू की पावर 4 की पावर फिर हम 3 कर देंगे तो 12 पे आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम ऐसे करें भाई टू की पावर 4 फिर इसकी पावर 3 तो 12 पे आ जाएंगे हम। या टू की पावर आप 3 भी कर सकते हो, टू की पावर आप 6 भी कर सकते हो। मतलब कोई ये एक एक तरीका नहीं है कि आपको इसी एक तरीके से ही जाना है, आप किसी भी तरीके से जा सकते हो। ठीक है, आप टू की पावर 2 भी कर सकते हो खाली, कि टू की पावर 2 आपने कर दी, 4 आ गया, रिमाइंडर वहां पर 4 आएगा। तो जैसे आपको आसान लगे आप वैसे कर दो। अच्छा हाँ 12 है, हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। 12 को भी अगर हम डिवाइड करेंगे 10 से तो 2 ही रिमाइंडर आएगा। तो अब यहां पर मैंने पावर ले लिया 2, और मैं ऐसा 6 ले लेता हूँ सीधा, क्योंकि 2 की पावर 6 कैलकुलेट करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। 2 की पावर 6 ले लिया, यहाँ पे 12 की पावर 6 ले लिया। तो 2 की पावर 6 होता है 64। 64 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा रिमाइंडर। ये कहां तक हम पहुंच गए, 12 की पावर 6 तक पहुंच गए। कहां तक जाना है, 12 तक जाना है। तो हमने यहां पर क्या करा, 12 की पावर 6 उसकी पावर कर दी हमने 2, क्योंकि पावर की पावर मिलकर 12 बन जाएगी। और इधर हमने 2 करा है तो इधर भी हम 2 कर देंगे। 4 की पावर 2 होता है 16, और 16 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 6। अभी क्लियर हुआ आदर्श? उसके बाद आपको ये एडिशन मॉडुलो, सब्ट्रैक्शन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, ये 3 मॉडुलो और दे रखे हैं। ये तो बिल्कुल आसान है, इनमें कुछ नहीं है। जो हमने स्टार्टिंग में किया था ये वही चीज बोल रहा है आपको। ये कह रहा है कि भाई ऐसे अगर लिखा है ए प्लस बी और ये प्लस के साइन के नीचे एम लिखा हुआ है तो मतलब ये एडिशन मॉडुलो है। इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी मॉड एम, ये आपको फाइंड करना है। ए और बी को ऐड करके उसकी मॉड एम वैल्यू फाइंड करनी है। अब उसमें ये 2 कंडीशन आपको दे रखी है। अगर ए प्लस बी की वैल्यू एम से बड़ी आती है तो आप इसको ऐसे सॉल्व करो प्रॉपर। लेकिन अगर ए प्लस बी की वैल्यू इससे छोटी आती है तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, उसका आंसर वही आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल से समझो, एडिशन मॉडुलो 9 निकालना है आपको 4 और 12 का। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 प्लस के नीचे ऐसे 9 और 12। आपको क्वेश्चन में ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है कि फाइंड दिस, तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये नहीं कर देना 4 प्लस 9 प्लस 12 ऐसा कुछ कर दो। ठीक है, 4 और 12 का एडिशन मॉडुलो आपको फाइंड करना है, मतलब 4 प्लस 12 मॉड 9, ये आपको फाइंड करना है। 4 और 12 को प्लस करोगे 16 हो जाएगा, और 16 को 9 से आप डिवाइड करोगे तो 7 आपका आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों का सम आप देखो, जैसे यहां पर हमें 3 और 11 का मॉड 17 निकालना है, ये निकालना है हमें। तो 11 और 3 कितना हो गया, 14। तो यही आपका आंसर है, क्योंकि इसमें अगर आप निकालोगे भी, अगर 14 मॉड 7, 14 मॉड 17, तो भाई 14 तो छोटा होता ही है ना, तो आंसर तो यही आ गया। तो बस इस प्रॉपर्टी में ये कह रहा है कि अगर सम करने पर वैल्यू बड़ी आती है तो उसको मॉड करके निकाल दो, और सम करने पर वैल्यू छोटी आती है तो वही आपका आंसर है। सेम चीज सब्ट्रैक्शन मॉडुलो में है। ए माइनस बी अगर करोगे तो वो एम से बड़ा आएगा, तो उसको सॉल्व करो, छोटा आएगा तो वही आपका आंसर। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो 4 और 12 का निकालना है मॉड 7, तो 4 माइनस यहाँ पर 7 आ गया, इधर 12, यानी 4 माइनस 12 मॉड 7।
तो 4 - 12 आ गया -8। -8 से इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा रिमाइंडर 6। और फिर सेम ऐसे यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन मॉडल हुआ है। जैसे 3 और 11 हो गया, 33 हो गया। 33 mod 8 कर देना तो कितना आ जाएगा? 8 × 3 = 24, 7 बच जाएगा। तो इन तीनों मॉडलों में तो बस इतना ही काम करना है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसके जो पावर वाले क्वेश्चन है वो आते हैं, या फिर वो क्लॉक वाला क्वेश्चन किया हमने उस तरह का क्वेश्चन आ गया, या कॉन्ग्रेस प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन है वो आ गए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको अभी ये जो पहली यूनिट खत्म होगी तो उसके बाद आपको इसके पीवाई क्यूज भी भेज दूंगा, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पीवाई क्यूज में कैसे क्वेश्चन थे और किस तरह से आपको प्रिपरेशन इनकी करनी है। आएंगे इसके छोटे क्वेश्चन ही, कोई बड़ा क्वेश्चन इसमें से आने के चांसेस होते नहीं है। ठीक है, ये पूरा आपका कॉन्ग्रेंस मॉडलो है। आई होप सबको सही से समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को कुछ पूछना है अभी, या फिर भी कुछ डाउट रह जाए तो कल भी पूछ लेना। क्वेश्चंस इसके जरूर करके रखना, ताकि आपको ये पता लगे कि कितना आपको आ गया है, कितना आपको नहीं आया है। ठीक है, कुछ पूछना है तो बताइए किसी को। हाँ, फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है। प्रैक्टिस जो भी कंसेप्ट मैंने आपको बताया है, ठीक है, इसी के ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अभी टाइम लगे, थोड़ा ब्रेक लेके 1 1.5 घंटे बाद अभी कर लो। तो मतलब जितना हम काम करेंगे उतना काम आपको साथ साथ जरूर करते रहना है। भाई इतना ही करना, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस लगानी नहीं है इसमें। बहुत प्यारा सिलेबस है आपका अप्लाइड मैथ्स का। जो कुछ चीजें थी कॉम्प्लिकेटेड, कुछ तो का उसमें से काफी कुछ तो डिलीट हो गई है इस साल। तो सिलेबस आप लोगों का बहुत सही सिलेबस है, जिसमें आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, बस आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, फोकस चाहिए, कि आप जब भी पढ़ने के लिए बैठो फोकस्ड होके बैठो, ऐसी जगह बैठो जहां आप डिस्टर्ब ना हो। मोबाइल अलग रख के आप प्रैक्टिस करो। मोबाइल लैपटॉप आपके पास ना हो तो ज़्यादा बेटर है। जो भी कुछ उसमें से वीडियो में से देखना है समझना है, पहले देख लो समझ लो। ठीक है, फिर उसके बाद खुद से क्वेश्चन लगाओ, सारे पहले कर लो। उसके बाद देखो जितने, मान लो आपको क्वेश्चन 6 नहीं आया, 7 नहीं आया, 10 नहीं आया, तो वो क्वेश्चन आप वीडियो वीडियो से एक बार देख लो, समझ लो, वहां से समझने के बाद करके देख लो। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो फिर कल क्लास में के अंदर पूछ लेना। ठीक है, ओके, फिनिश करें। गुड नाइट। प्री बोर्ड आपके मोल कब है? अगर 2 4 दिनों के अंदर ही आपके प्री बोर्ड हैं फिर तो आप वन शॉट से प्रिपरेशन कर लो, क्योंकि अभी इसमें कोर्स में सिलेबस तो जल्दी होगा नहीं। तो प्री बोर्ड आपके अगर 10 दिन, 8 10 10 दिन बाद भी हैं तो भी आप यू जो वन शॉट्स हैं उनसे आप प्रैक्टिस कर लो। कोशिश करो जितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो उतना करो। ठीक है, हाँ, तो जनवरी 1 से है ना, तो आप कैलकुलस वाला जो पार्ट है वो करना चाहो तो वन शॉट से कर लो। इसमें तो मैक्सिमम पार्ट नॉन कैलकुलस का हम कवर कर ही लेंगे।
जो लगेगा थोड़ा बहुत कि नहीं हो पाएगा उस समय तक, वो आप उससे कर लेना। ठीक है, बाकी मैक्सिमम कोशिश करेंगे आपका मैक्सिमम यहीं पर ही हम करवा दें। हाँ यशा, अच्छा इसमें एक चीज़ और बता दूं आपको, जैसे अभी मैं एमसीक्यू सीरीज पर काम कर रहा हूँ यूट्यूब पर, तो उसकी वीडियो हमारी कांग्रेस मॉडलों की कल आएगी, तो वो भी अब मैं आपको लिंक भेज दिया करूँगा। उसके जो शॉर्टकट्स होते हैं जो भी और पॉसिबल हैं उसमें मैंने आपको समझा रखे हैं। और जैसे ये वाला क्वेश्चन है 930 1640, ये उसके अंदर है क्वेश्चन, फिर मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। इस तरह से ये है, आपके पास टाइम है, तो ये 9 और 16 ये आवर्स हैं, इन दोनों को ऐड कर लो, 25 हो गया। ये मिनट्स हैं, इनको ऐड कर लो, 70 हो गया। अब मिनट्स में 70 नहीं होता, 60 के बाद आगे हम काउंटिंग दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो इस 70 को हम लिख सकते हैं 60 + 10। अभी जो 60 मिनट्स है, 60 मिनट्स का मतलब होता है 1 आवर, तो इस 1 आवर को आप यहाँ पर ऐड कर दो, आवर्स में ले आओ। तो 25 तो ऑलरेडी था, और 1 आवर यहाँ पर हो गया, 26 हो गया, इधर 10 हो गया। अब जो आवर्स होती है वो भी 26 नहीं होते हैं, तो 26 को आप लिख लो 2, क्योंकि 24 के बाद 2 घंटे और बचे, तो मतलब इसको आप लिखोगे 210। ये आपका राइट आंसर होगा।